स्वागत है आपका स्टूडेंट्स टाइम में। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम पर एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल क्या है। ये बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है CERN, इसे हम लोग यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च भी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो CERN ने 2 एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर को डिस्कवर किया जो कि बहुत हद तक हिग्स बोसन से मिलता जुलता था, सिमिलर था। तो उसी पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा गॉड पार्टिकल। तो इसका आंसर होगा हिग्स बोसन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले द मोर सब्सक्राइबर वी गेट अगेन एंड बेटर द मोर कंटेंट वी कैन कंटिन्यू मेकिंग, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। Which of the following statement is not correct? कौन सी गलत है स्टेटमेंट? तो weight of the body is different on different planet। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि weight का फॉर्मूला होता है weight equal to mg। m होता है mass of the object और g होता है acceleration due to gravity। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है mass of a body on earth, on moon and इन एम्प्टी स्पेस इज सेम। तो सही है क्योंकि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम होता है, चाहे स्पेस में हो, चाहे मून पे हो और भी किसी अदर प्लैनेट पे हो। जो चेंज होता है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल g कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वेटलेसनेस ऑफ बॉडी अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस्ड। जब कोई भी फोर्स काउंटर बैलेंस्ड होगी, मतलब कि जितना फोर्स उसे ग्रेविटेशनल में नीचे टान रही है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर लगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे वेटलेसनेस महसूस होगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हमारा चौथा ऑप्शन है वेट एंड मास ऑफ द बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सी लेवल पे वेट और मास इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हमारा गलत है। थर्ड क्वेश्चन है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ। तो इसका आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा सन हॉरिजन के नीचे है बट वो हमें दिखाई पड़ता है हॉरिजन के ऊपर। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। आप जैसे कि एक्वेरियम में या किसी बाउल में पानी ले लेंगे तो जब आप उसमें कॉइन डालेंगे तो वो कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जबकि वो एक्चुअली में थोड़ा डेप्थ में होता है। हु डिस्कवर्ड द यूरेनस? तो यूरेनस को डिस्कवर विलियम हार्सल ने किया था और इनके नाम पर नासा में एक टेलीस्कोप भी है। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। किस प्लैनेट को अपने एक्सिस पर रोटेशन करने में सबसे कम टाइम लगता है? तो इसका आंसर होगा मरकरी। ये CSAT 2016 का क्वेश्चन है। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इसकी जो सबसे पहली थ्योरी है वो हमें दी थी कोपरनिकस ने। उन्होंने बताया था सन जो है यूनिवर्स के सेंटर में है और वो मोशनलेस है और अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें गलती क्या थी कि उन्होंने बताया था कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स में सन है और दूसरा चीज कि जो सन है वो मोशनलेस है। तो इसके कारण से कैप्लर्स ने अपनी थ्योरी दी थी जिसे कि मैंने अपने सोलर सिस्टम वाले वीडियो में डिटेल में बताया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। सन के क्रोमोस्फेयर में कौन सा गैस सबसे पहले पाया गया था? तो वो है हीलियम। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाया है। देखिए मैंने इस सीरीज में बहुत सारी स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दी है क्योंकि उसे ऑलरेडी मैंने अपने सोलर सिस्टम वाले टॉपिक में बहुत ही डिटेल्ड में बताया है। अगर मैं उस सारे क्वेश्चन को यहाँ लेता तो ये सीरीज बहुत ही लंबी हो जाती। उसमें यूनिवर्स बना कैसे, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सन, प्लैनेट्स एंड इट्स सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स एंड यहाँ तक कि कॉमेट के बारे में भी पूरी डिटेल में बताया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे एक बार देख लें। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है।
हमारा 8वां क्वेश्चन है द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो इसमें पूछा गया है कि सन और अर्थ के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो कब होता है। तो ये एसएससी 2016 का क्वेश्चन है, आंसर होगा 4 जुलाई। देखिए बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, पहली है एपीहीलियन, दूसरी है पेरीहीलियन। एपीहीलियन में क्या होता है कि अर्थ का ऑर्बिट और सन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत फार होती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 4 जुलाई को अकर होता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। दूसरा है पेरीहीलियन, अर्थ का ऑर्बिट और सन जो है बहुत ही नज़दीक आ जाता है, और ये 3 या 5 जनवरी को दिखता है हम लोग को, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो होता है वो 147 मिलियन किलोमीटर्स होता है। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। एक्लिप्स अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमेना। तो एक्लिप्स मतलब कि ग्रहण, तो ग्रहण दो तरह की होती है, पहली है सोलर एक्लिप्स जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, दूसरी है लूनर एक्लिप्स जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये बेसिकली तब होता है जब सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में खड़े होते हैं, तो इस फेनोमेनन को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण, तो ये ऑप्शन तो गलत है। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द स्टार, कंपोजिशन तो स्टार का चेंज होता है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है द ट्रांजिट ऑफ अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अक्रॉस द लाइन ऑफ साइट, मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण हमारा जो स्टार है वो ट्विंकलिंग दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही हमारा सन जो है ट्विंकलिंग दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही सन का लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो कंटिन्यूस स्कैटर करता है जब तक कि वो हमारे अर्थ के सरफेस को टच ना कर ले, जिससे कि हमें लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती हुई दिखाई देती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो कि है स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डज नॉट, मतलब कि स्टार ट्विंकलिंग करती है बट प्लैनेट ट्विंकल नहीं करती है, तो उसका कारण क्या है। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि जो जितनी दूर होगा उसका ट्विंकलिंग हमें उतना ही दिखाई देगा। तो आप जानते होंगे कि स्टार्स जो है वो प्लैनेट की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिस कारण से हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करती हुई दिखाई नहीं पड़कर स्टार्स ट्विंकलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। जैसे कि गर्मियों में डे का टाइम लंबा होता है और नाइट का टाइम शॉर्ट, और ठंडा में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस के कारण, तो ये इसके कारण तो डे और नाइट होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इट्स इलिप्टिकल मैनर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, ये ऑप्शन गलत है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, तो टिल्टेड एक्सिस के कारण वेदर में चेंजेस आती हैं। चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। मिडनाइट सन किसे कहते हैं। तो जब भी सन पोलर सर्कल पर बहुत ही लंबे टाइम के लिए चमकता है तो उसे हम लोग मिडनाइट सन कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 13th क्वेश्चन है हमारा 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ्स मेजर। तो इसमें पहला जो है ये सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं। तो इसमें सर्कमफेरेंस कहने का मतलब है लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। ये जो आपको दिख रहा होगा ये लंबी लाइनें जो हैं इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। कोई भी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड का मेजर कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 111 किलोमीटर। ये बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। हमारा 14th क्वेश्चन है नेम द प्लैनेट दैट अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। ये जेएसएससी 2016 का क्वेश्चन है
और जैसे कि आपको पता होगा एपीहिलियन और पेरिहिलियन में मैंने बताया था कि सन की अप्रॉक्सीमेट दूरी जो है 147 से 152 मिलियन किलोमीटर वेरी करती है। तो एवरेज डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर है हमारे सन और अर्थ का। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था जिसका आंसर है अर्थ। ऐसे मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, ये नासा की वेबसाइट से लिया गया है। अगर इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा 15th क्वेश्चन है, ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ विच रिजेंबल्स इन साइज, डेंसिटी एंड मास। अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है जिसका साइज, डेंसिटी और मास तीनों अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के इक्वल है? तो इसका आंसर है वेनस। मार्स अर्थ के अप्रॉक्सीमेटली हाफ है, जुपिटर तो बहुत ही बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, मरकरी बहुत ही छोटा है, वेनस अप्रॉक्सीमेटली उसी के सेम साइज का है। वेनस से एक और क्वेश्चन आता है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। इफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इक्लिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड। तो सन किस पॉइंट पर लोकेटेड होता है, ये इसका आंसर है फोकस। सेरस, हाउमिया, मेकमेक एंड एरिस को किस कैटेगरी में रखा गया है? कॉमेट, डॉर्फ प्लैनेट, गैलेक्सी या सेलेस्टियल कॉन्स्टिलेशन में रखा गया है? तो इसका आंसर है डॉर्फ प्लैनेट। हमारा 18th क्वेश्चन है, कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि का वेस्टर्न नेम क्या है? तो इसे हम लोग बिग डीपर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, पैन टाइप स्ट्रक्चर होता है। सन अपीयर्स रेड इन सनराइज एंड सनसेट that all the other color scatter away except red। रेड को छोड़कर सारा कलर स्कैटर कर जाता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है? क्योंकि सन की रेज जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो वो डिस्पर्स कर जाती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, जिस कारण से हमें पूरा अपना स्काई जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये भी होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही कारण। टाइड्स इन द सी आर प्राइमरी ड्यू टू, जो टाइड्स हमें सी में दिखता है वो क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द वेनस, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन के कारण, या ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून के कारण। तो ये होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून के कारण। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स इज नोन एज। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या कि एट्रैक्शनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण स्टार, डस्ट और गैसेस किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? तो हमारा ऑप्शन है क्लस्टर, एटमॉस्फेयर, गैलेक्सी, सन फैमिली। तो आपको पता होगा कि गैलेक्सी में ही स्टार, डस्ट और गैसेस का कलेक्शन है, तो इसका आंसर है गैलेक्सी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको अगले वीडियो में किस टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप उसे कमेंट कर दें। और आप हमें इन 4 प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।